हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और साथ में आप सभी का तैयारी बेहतर ढंग से चल रहा होगा। बिहार CGL 4, BPSC, AEDO और BSO के एग्जाम में कथन पे आधारित प्रश्न आने की संभावना है। जिस प्रकार दरोगा के पेपर में देखा गया था प्रश्नों का ट्रेंड, उसी प्रकार संभावना जताया जा रहा है कि बिहार CGL 4, BPSC, AEDO और BSO में एग्जाम के पैटर्न रहने वाले हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पॉलिटी सब्जेक्ट से कुछ चैप्टर वाइज कुछ टॉपिक का हमने सिलेक्शन किया है और उसको कंसोलिडेट किया है कि कहाँ से कथन पे आधारित प्रश्न आ सकते हैं और आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें सिलेक्ट कर रखा है। इससे पहले मैं बता दूं कि मुझे कंपटीशन के क्षेत्र में 17 वर्ष हो गए और कंटिन्यूसली मैं कंपटीशन के क्षेत्र में लगा रहा, स्टडी करता रहा। तो कुछ अनुभव के आधार पे हमने इसको कंसोलिडेट किया है, मेंशन किया है कुछ टॉपिक्स को। तो आप लोग ज़रूर देख लेंगे, नोट कर लेंगे और जो भी रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, घटना चक्र हुआ, लुसेंट क्राउन जो भी है, जिस टीचर का नोट्स पढ़ते हैं तो उस टॉपिक पे विशेष ध्यान दीजिएगा ताकि कथन पे आधारित प्रश्न आए तो आपसे छूट ना पाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन अंडर ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश शासन में जो संवैधानिक विकास हुए थे उससे 1 से 2 प्रश्न जरूर आएंगे। संभावना तो बहुत ज़्यादा है इस टॉपिक से प्रश्न आने की, क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम का ट्रेंड देखा जाता है कि इससे 1 से 2 प्रश्न आता है। बिहार CGL 3 में भी प्री और मेंस दोनों में इससे प्रश्न आए थे। खास करके 1919 अधिनियम और 1935 अधिनियम से प्रश्न आ चुका है, लेकिन सारे अधिनियम को देखना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक आप लोग को स्टडी करना है। उसके बाद का टॉपिक है फेडरल सिस्टम, संघीय प्रणाली की विशेषताएं। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम को देखना है। अमेरिका की फेडरल सिस्टम और भारत की फेडरल सिस्टम में क्या डिफरेंस है उसको भी आप लोग देख लेंगे और इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं सारे को आप लोग देख लेंगे ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। उसके बाद का टॉपिक है प्रियम्बल का नेचर, यानी कि प्रस्तावना की प्रकृति, और इससे संबंधित बीरूबाड़ी केस 1960 और केशवानंद भारती केस 1973 में प्रस्तावना से संबंधित जो भी अमेंडमेंट किए गए थे, जो निर्णय लिए गए थे, इसको आप लोग देख लेंगे कि क्या क्या उसमें तथ्य अंकित है। सोवरेन का डिफिनीशन देखना है, इक्वलिटी का डिफिनीशन देखना है और साथ में आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 में क्या क्या प्रावधान है उसको भी देखना है और इसको जरूर देखना, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। अगला टॉपिक का नाम है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। इससे भी संबंधित जितने तथ्य हैं वो सारे को आप लोग देख लेंगे। 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन, इन दोनों को भी देखना जरूरी है। जितने भी इस अमेंडमेंट के थ्रू जितने भी अमेंडमेंट किए गए थे वो सारे को देखना है ताकि प्रश्न छूटे नहीं, क्योंकि बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 42 और 44 अक्सर एग्जाम में इससे प्रश्न आते रहते हैं, तो इसीलिए जितने भी अमेंडमेंट हुए थे 42 और 44 में उस सारे को आप लोग देख लेंगे एक एक करके। फिर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, समझते हुए याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे भी प्रश्न आने की संभावना है। फिर है राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख शर्तें। राष्ट्रपति कार्यालय के जो कंडीशंस हैं, जो प्रमुख शर्तें हैं, उसको भी आप लोग देख लेंगे और इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उसको स्टडी कर लेंगे। उसके बाद है आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191। आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 102 में है। इसको आप लोग स्टडी कर लेंगे, वहीं पर स्टेट में आते हैं। तो आर्टिकल 191 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप है विधानसभा और राज्य विधान परिषद से संबंधित, तो ये सारे तथ्यों को आप लोग देख लेंगे। इसके बाद है स्पीकर के पावर एंड फंक्शन, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष के क्या पावर एंड फंक्शन है उसको भी आप लोग देख लेंगे। मनी बिल्स को देखना है और 109 आर्टिकल और 110 आर्टिकल में मनी बिल से संबंधित क्या प्रावधान है उसको भी आप लोग देख लेंगे। साथ में फाइनेंस बिल और मनी बिल में डिफरेंस को भी देख लेंगे। फाइनेंस बिल 117 आर्टिकल को भी अच्छी तरह से देख लेंगे कि उसमें क्या क्या प्रावधान है, अब बिल्कुल अच्छी तरह समझते हुए। उसके बाद का टॉपिक है ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेज। 2 हाउसेज, दोनों हाउसेज का कब ज्वाइंट सीटिंग बैठता है उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं आप लोग देख लेंगे। आर्टिकल 108 में है कब कब ज्वाइंट सीटिंग बैठाने का नौबत आ गया था, 3 बार शायद आया था, तो आप लोग वो चीज़ देख लेंगे कब कब आया था और किस सब्जेक्ट से संबंधित ज्वाइंट सीटिंग
की नौबत आया था, उस चीज़ आप लोग देख लेंगे। उसके बाद है एड हॉक कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी को देख लेंगे, जिसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति है, तो वो सारी चीज़ों को आप लोग देख लेंगे। और खास करके इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से संबंधित जो कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी में, उससे संबंधित क्या क्या फैक्ट्स हैं, उन सारी चीज़ों को आप लोग देख लेंगे। उसके बाद का टॉपिक है लोक अदालत। तो लोक अदालत से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उसको भी आप लोग देख लेंगे। और गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर, तो गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर देखिएगा। फिर एडवोकेट जनरल के, जो स्टेट में एडवोकेट जनरल है, उससे संबंधित प्रश्नों को देखना है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट के एग्ज़ाम है, बिहार CGL 4 का जो एग्ज़ाम है स्टेट का एग्ज़ाम है, तो संभावना है कि यहाँ से प्रश्न आएगा, गवर्नर से संबंधित प्रश्न आएंगे और एडवोकेट जनरल से भी संबंधित प्रश्न आएंगे। इसलिए आप लोग नॉर्मल प्रश्न के लिए भी जब आप स्टडी करते हैं पॉलिटी, तो खास करके जो आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक बिल्कुल आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा कि एक एक आर्टिकल को कुछ में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आर्टिकल से संबंधित 2 से 3 प्रश्न हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि पिछले बार 1 से 2 प्रश्न आए थे आर्टिकल से संबंधित, वो भी 152 से 237 के बीच में आए थे। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे, ज़्यादातर संभावना रहता है गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। फिर है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या क्या प्रावधान है, तो उस चीज़ों को देखना है। छठी अनुसूची को थोड़ा डिटेल में जाके उसको स्टडी करना है। इंटर स्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल से संबंधित तथ्यों को देखना है, और जोनल काउंसिल, ये दोनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे बैठक होती है, कहाँ होती है, किस मामले पे होती है, वो सारे चीज़ों को देख लेना है, क्योंकि ये भी, इससे भी कथन पे आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी से नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो सारे चीज़ों को आप लोग देख लेंगे कि इस पर भी कथन पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिएगा और विशेषकर इसको आप लोग स्टडी कीजिएगा, जो भी फैक्ट्स हैं थोड़ा डेप्थ में जाके, ताकि कथन पे आधारित प्रश्न आए तो यहाँ से छूट ना पाए। तो ये सारे चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। आगे मैं हिस्ट्री में भी, मॉडर्न हिस्ट्री में भी लेके आने वाला हूँ। खास करके हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री से कथन पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसमें टॉपिक को मैं सिलेक्शन करूँगा और कंसल्ट करके आपका एक वीडियो, आपके लोग के लिए एक वीडियो बना दूँगा, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए कारगर साबित हो सकता है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उपयोगी साबित हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।